इतनी ऊंचाई पर, जिस ऊंचाई पर अभी हम हैं, अमूमन कोई भी पक्षी आपको ऐसे नहीं दिखेगा। लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ और ये पंख दिख रहे हैं तो मुझे लोगों की बातें बार बार याद आ रही है। कौवे अगर अपना देह त्यागते हैं तो काकभूषणी लेक पे ही जाते हैं। तो जो उसके साथी कौवे रहते हैं तो उसका एक पंख वहां लेके जाते हैं और वहां से भेंट कर देते हैं। कुछ पंख पानी की सतह पर भी तैर रहे थे। ये किसके थे? क्या कुंड में जान देने वाले कौवों के? या उन कौवों के जो किसी हादसे में मारे गए और उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए उनके साथी कौवे यहाँ डाल गए। दोनों हालत में कुंड की कहानी कौवों से जुड़ती दिख रही थी। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये इलाका कौवों के अनुकूल ही नहीं था। भारतीय कौवों को वैज्ञानिक भाषा में कॉर्वस स्प्लेंडेंस या ग्रे नेक कहा जाता है। आमतौर पर इनके शरीर ग्रे और पंख काले होते हैं। वैसे तो इनकी क्षमता और शारीरिक बनावट ऊंची उड़ान लायक होती है, लेकिन इनको अपने घरेलू वातावरण की आदत पड़ जाती है। ऐसे में ये 10,000 फीट से ज्यादा ऊपर की उड़ान आमतौर पर नहीं भरते। कौवे अपने वातावरण को लेकर, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, उसे लेकर वो बहुत सजग रहते हैं। हमेशा उनकी निगाहें इस बात पर रहती है कि कोई ऊंचा मकान हो, कोई ऊंचा पेड़ हो, या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जहां वो बहुत आसानी से अपना घोंसला बना सकें, बहुत आसानी से वहां अपने लिए दाना पानी जुटा सकें। लेकिन इस जगह पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वाकई इस कुंड में कौवे अपनी जान देते हैं तो कुंड के अंदर उनके अवशेष जरूर पड़े होते। लेकिन कुंड के साफ पानी में नीचे सतह पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। फिर ये पंख किसके थे? अब इस पहेली को सुलझाने का एक ही तरीका था। हम इस कुंड से आगे बढ़ें, इस बर्फीली वादी के उस इलाके में जाएं जहां काकभुशुंडी के रूप को देखे जाने का दावा किया जाता है। जब हमने ये यात्रा शुरू की तो हर किसी ने बस एक ही बात कही कि अगर आप घूमने जा रहे हैं तब तो आप काकभुशुंडी लेक तक जाइए, लेकिन आप अगर वाकई दुनिया को दृश्यम दिखाने जा रहे हैं तो फिर आप उस लेक से आगे जाइए। मैं जानता हूं लेक से आगे जाने में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन मैं वहां जाऊंगा। मेरा ये उद्देश्य कतई नहीं है कि हम काकभुशुंडी को देखें। हम बस ये जानना चाहते हैं कि इस लेक के आगे की दुनिया कैसी है। हमारे हिसाब से हुआ ये होगा कि किसी ने इन पहाड़ों में किसी पक्षी को देखा होगा। कहानी काकभुशुंडी की है तो लोग उस पक्षी को वही मान बैठे होंगे। नहीं तो जहां इंसानों की खैर नहीं, वहां पक्षी क्या करने आएंगे और क्यों आएंगे? मौसम बदल चुका था। आसमान में धुंध छा चुकी थी। कुछ ही देर बाद महसूस हो गया था कि कुंड से आगे जाने की चुनौती स्वीकार करना हमारी बड़ी भूल थी। एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर हैं और न जाने ऐसे कितने पत्थर हैं जिसके ऊपर पैर रखकर इस इलाके को पार करना है। ऊपर से मौसम बार बार संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इस जगह को पार कर लो। मौसम का क्या है? 17,000 फीट की ऊंचाई पर पल पल बदलता रहता है। लेकिन हमारे लिए अहम था वो दावा जिसके मुताबिक कुंड से आगे जाने पर काकभुशुंडी का एक रूप यानी कौवा दिखता है। हाँ।
खुद देखिए, ऐसी जगह पर कोई पक्षी या दूसरा जीव हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ का हर एक कदम जिंदगी और मौत पर सवाल था। हमने एक तरफ से पहाड़ की चढ़ाई की, आप कहीं सही से पैर नहीं रख सकते क्योंकि पैर बहुत तेजी से स्लिप हो रहा है। फिर बड़ी मशक्कत करके कांपते कदमों के साथ पर्वत की दूसरी तरफ नीचे उतर गए। दूसरी तरफ रास्ता खत्म था। आगे गहरी खाई थी। सामने का नजारा अच्छा था। सोचा अब आ ही गए हैं तो दूरबीन से नजारे का लुत्फ उठा लेते हैं। सामने बर्फ से ढकी चोटियां थीं। तभी चोटी पर कुछ दिखा। ये तो शायद कोई पक्षी था, कौवे जैसा। जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ। ये कौवा ही है, कौवे दिख रहा है। ये कौवा ही तो दिख रहा है। जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ। चोटी दूर थी, कैमरे की रेंज से बाहर, फिर भी हमने पूरी कोशिश की। एक बार जरा जूम करना, सामने वाली चोटी को। वाह वाह वाह। बड़ी मुश्किल से चंद सेकंड के लिए वो पक्षी कैमरे में कैद हुआ, फिर वो उड़ गया। क्योंकि बहुत दूर है, दूरबीन से मैंने देखने की कोशिश की, मैंने देखा भी, लेकिन मैं अब नहीं दिख रहा। हमने रिकॉर्डिंग को खंगाला। पक्षी वाकई बहुत दूर था। कैमरे के स्पेशल इफेक्ट से उसे जूम किया, फिर पॉज किया। ये क्या? ये तो वाकई एक कौवा था। ये कौवा ही था, शक की कोई बात नहीं थी। तस्वीर बिल्कुल साफ थी। विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो असंभव था। हम इसका क्या जवाब दें? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कई सारी ऐसी बातें बिल्कुल आपके सामने आ जाती है जिस पर आप यकीन भी नहीं कर सकते और यकीन किए बिना रह भी नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है। हम खुद करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर थे। वो चोटी हमसे दूर और ऊंची भी थी। अनुमान के मुताबिक करीब 19,000 फीट की ऊंचाई रही होगी। यहाँ कौवा तो छोड़िए, किसी चिड़िया के होने का भी सवाल पैदा नहीं होता। रास्ते में हमें 2 कौवे दिखे थे, लेकिन उस जगह पर उनकी मौजूदगी कुछ हद तक संभव थी। लेकिन ये तो हजम ही नहीं हो रहा था। है तो ये दूर, लेकिन कौवे दिख रहे हैं। अब हमारी शंका का समाधान एक पक्षी विशेषज्ञ ही कर सकता था। हमने उनसे मुलाकात की, अपने सारे सवालों को एक एक करके सामने रखा। कुंड की कहानी, उसकी ऊंचाई को बताया तो विशेषज्ञ ने कहा कि कुछ कौवे लंबी ऊंचाई तक जा सकते हैं।
कौवा माने काक, इंग्लिश में क्रो, और अगर जूलॉजिकल नेम कहें तो कॉर्वस। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस को अडेप्टेबल भी है। कौवा 3 प्रकार के हमारे बीच में जो जनरली हम लोग देखते हैं, जो हाउस क्रो है जिसको हम कॉर्वस स्प्लेंडेंस बोलते हैं, और कुछ क्रो लॉन्ग बिल्ड क्रो भी पाए जाते हैं हमारे बीच में। लेकिन जो रेवन है, जो जंगल क्रो है, वो जंगल में पाया जाता है, जिसे हम कॉर्वस कोरेक्स बोलते हैं। इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। जो जंगल क्रो है वो हमारे हाउस क्रो से थोड़ा साइज में बड़ा है। साथ में क्रो माइग्रेट भी करते हैं और ये माना जाता है कि 2000 फीट तक फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्रो हर रीजन में पाए जाते हैं, चाहे प्लेन्स हो चाहे माउंटेन्स हो। अभी तक हमने केवल घरेलू कौवा कॉर्वस स्प्लेंडेंस यानी ग्रे नेक का ही नाम सुना था, लेकिन देश में एक और कौवा पाया जाता है, इंडियन जंगल क्रो यानी कॉर्वस कल्मिनाटस। इसका पूरा शरीर काला होता है। इंडियन जंगल क्रो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और खासतौर पर हिमालय के दक्षिणी इलाके में पाए जाते हैं। ये 20 से 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता रखते हैं। हमें जो कौवा चोटी पर दिखा था वो भी पूरी तरह काला था। शायद वो इंडियन जंगल क्रो प्रजाति का रहा होगा, जिसका जिक्र विशेषज्ञ कर रहे थे। लेकिन केवल इसी तर्क के दम पर दावे को खारिज नहीं कर सकते। जिस कुंड को श्री राम भक्त काक भुसुंडी से जोड़ा जाता है, दावे के मुताबिक जहां उन्होंने प्राण त्यागे थे, जहां कौवे आज भी जान देने आते हैं, वहां पंख मिलना, चोटी पर कौवे का दिखना, अगर ये सब एक इत्तेफाक है तो ये इत्तेफाक ही कुछ लोगों की नजरों में चमत्कार है। आज अगर देखा जाए तो आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां से काफी ऊंचाई पे यह दिव्य स्थान है, जहाँ पे आज भी मान्यता है कि काक भुसुंडी जी महाराज वहाँ दिव्य कथा का रसपान श्री गरुड़ जी महाराज को कराते हैं। कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, वहाँ आसपास के लोग मानते हैं कि कई कौवे यहाँ आकर के अपनी प्राणों की आहुति देते हैं, और वहाँ मान्यता ये है कि जो भी कौवा आकर के यहाँ प्राण त्यागता है उनको अच्छे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और वह सीधा बैकुंठ के स्थान में प्राप्त होता है। काक भुसुंडी का किरदार भले ही मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं था, ये अध्याय बाद में उत्तर रामायण में जोड़ा गया, लेकिन देश के आध्यात्म में काक भुसुंडी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इस कुंड से जुड़े दावे सच हैं या झूठे, कौवों का दिखना, पंख का मिलना सच्चे साक्ष्य हैं या कोई इत्तेफाक है, ये बहस तो चलती रहेगी। लेकिन हिमालय के सबसे ऊंचे कुंड का ये दृश्य हमेशा याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन की जंग में यूरोप अब शामिल हो चुका है, लेकिन अब भी यूक्रेन और यूरोप की कमजोर कड़ी रूस के हाथ में। ये कमजोर कड़ी है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो इस समय यूक्रेन समेत यूरोप के पूर्वी क्षेत्र के लिए संकट बन गया है। आखिर कैसे खड़ा हुआ ये संकट, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन की जंग में ज़पोरिज़िया ही एक ऐसा क्षेत्र है जो यूक्रेन समेत पूरे यूरोप के लिए संकट का कारण बना हुआ है। रूसी सेना की यूक्रेन में एंट्री के साथ ही ज़पोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा हो गया और तब से अब तक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट रूसी सेना के ही कब्जे में, जिसका परिणाम ये है कि यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला नहीं कर सकता। अगर हमला करता है तो यूक्रेन ही रेडिएशन की चपेट में होगा। बावजूद इसके हर बार कुछ ऐसा होता है जिससे ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए यूक्रेन का खतरा बढ़ता है। इस बार फिर ऐसा ही न्यूक्लियर खतरा खड़ा हुआ है। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है। इस समय प्लांट को इमरजेंसी जनरेटर से पावर सप्लाई की जा रही है। इन्हीं जनरेटर्स के जरिए रिएक्टर की कूलिंग व्यवस्था शुरू की गई।
लेकिन हालात यही बने रहे तो फिर बिना किसी न्यूक्लियर हमले के यूक्रेन और यूरोप के कुछ हिस्सों की न्यूक्लियर तबाही तय है, जिसके संकेत ज़ेपोरिज़िया प्लांट के आसपास बने घने धुएं के बादल भी दे रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये धुएं के बादल बता रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट पहले से ज्यादा ऑपरेशनल, और अगर ये ऑपरेशनल है तो फिर रिएक्टर्स को ज्यादा कूलिंग चाहिए, और अगर कूलिंग व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो रिएक्टर ब्लास्ट कर जाएंगे। इस स्थिति में न्यूक्लियर रेडिएशन पश्चिमी यूक्रेन को अपनी चपेट में ले लेगा। यही नहीं, यूरोप के पूर्वी क्षेत्र तक भी रेडिएशन फैल सकता है। हालांकि ब्लैकआउट का कारण कोई हमला नहीं, इसीलिए माना जा रहा है कि जल्द ही बिजली को रिस्टोर कर लिया जाएगा और ज़ेपोरिज़िया का न्यूक्लियर संकट किसी भीषण आपदा में बदलने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो फिर यूक्रेन चेरनोबिल के बाद दूसरी बार ऐसी तबाही का सामना करेगा जो किसी युद्ध से भी ज्यादा भीषण होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चीन को लेकर पेंटागन ने खुफिया रिपोर्ट जारी की। ड्रैगन चोरी छिपे सुपर सोल्जर बनाने का प्रयोग कर रहा है। इसके लिए वो AI का इस्तेमाल कर रहा है। आने वाले वक्त में सुपर सोल्जर PLA में शामिल हो सकते हैं। इसे अमेरिका ने दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। चीन अपने सैनिकों पर एक नया प्रयोग करके उन्हें सुपर सोल्जर बनाने जा रहा है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, आने वाले वक्त में PLA में सुपर सोल्जर को शामिल किया जाएगा या फिर मौजूदा सैनिकों की लड़ने की क्षमता बढ़ाकर उन्हें सुपर सोल्जर बनाया जाएगा। चीन बेहद खुफिया तरीके से सुपर सोल्जर पर काम कर रहा है। सुपर सोल्जर बनाने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। AI के जरिए जेनेटिकली बदलाव करके सुपर सोल्जर बनाए जाएंगे, यानी सुपर सोल्जर पहले से कहीं अधिक ताकतवर होंगे, साथ ही लड़ने की क्षमता भी ज्यादा होगी, साथ ही लंबे वक्त तक भूखे रहकर युद्ध लड़ पाएंगे, नई तकनीक को तुरंत समझकर युद्ध में इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी चीन आगे के 50 सालों को सोचकर प्लान बना रहा है, जिससे भविष्य में होने वाले युद्ध में वो दुश्मन पर हावी हो सके। हालांकि सुपर सोल्जर कॉन्सेप्ट पुराना है, जिस पर कई देश पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है सैनिकों में AI से ऑपरेट होने वाली चिप लगाए, जिससे उनकी युद्ध के मैदान में लंबे वक्त तक टिके रहने की क्षमता बढ़ जाए। इसके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर शक्तियों में इजाफा किया जाए। हालांकि सुपर सोल्जर की अभी तक